द साउंड ऑफ म्यूजिक बाय डेब्रा कॉवली। पार्ट 1। एवलिन ग्लेनी बिना सुने ध्वनि को सुनती हैं। भीड़ भाड़ वाले समय में लोग अंडरग्राउंड ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर अपनी जगह पाने के लिए आपस में धक्का मुक्की कर रहे थे। एक दुबली पतली लड़की जो अपनी 17 साल की उम्र से भी छोटी लग रही थी, वह थोड़ी घबराई हुई लेकिन साथ ही उत्साहित भी लग रही थी, क्योंकि वह पास आती ट्रेन के कंपन को महसूस कर रही थी। यह उसका लंदन के प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में पहला दिन था और किसी भी स्कॉटलैंड से आई नई नई किशोरी को डराने के लिए काफी था। लेकिन इस उभरती हुई संगीतकार के सामने बाकी लोगों की तुलना में एक और बड़ी चुनौती थी। वह पूरी तरह से बेहरी थी। एवलिन ग्लेनी की सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम होती गई थी। उनकी मां को पहली बार कुछ गलत महसूस हुआ जब 8 साल की एवलिन पियानो बजाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। जब उसका नाम पुकारा गया तो वह हिल्ली तक नहीं। तभी मुझे अचानक एहसास हुआ कि उसने सुना ही नहीं। इसाबेल ग्लेनी कहती हैं, काफी समय तक एवलिन ने अपनी बढ़ती बहरेपन को अपने दोस्तों और शिक्षकों से छुपा कर रखा, लेकिन जब वह 11 साल की हुई तो उनकी पढ़ाई में गिरावट आने लगी और उनकी प्रधानाचार्या ने उनके माता पिता को किसी विशेषज्ञ को दिखाने की सलाह दी। जांच के बाद पता चला कि एवलिन की सुनने की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हो चुकी थी और नसों के धीरे धीरे खराब होने के कारण बहुत कमजोर हो गई है। डॉक्टरों ने सलाह दी कि उन्हें हियरिंग एड, श्रवण यंत्र लगवाना चाहिए और किसी बहरे बच्चों के स्कूल में भेज देना चाहिए। अचानक सब कुछ काला नजर आने लगा था, एवलिन कहती है। लेकिन एवलिन हार मानने वाली नहीं थी। वह एक साधारण जीवन जीने और संगीत में अपनी रुचि को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित कर लिया था। एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा और उसने तय किया कि वह भी इसे बजाना चाहती है। अधिकतर अध्यापकों ने उसे डिस्करेज किया, लेकिन तबला वादक रॉन फोर्ब्स ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने शुरुआत 2 बड़े ड्रमों को अलग अलग सुरों में तीव्रता से बजाने से शुरुआत की। फोर्ब्स कहते थे, अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो, इसे किसी और तरीके से महसूस करने की कोशिश करो। एवलिन कहती है, अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं उच्च तीव्रता के ड्रम को कमर के ऊपरी हिस्से से और कम तीव्रता के ड्रम को कमर के निचले हिस्से से अनुभव कर सकती थी। फोर्ब्स ने यह अभ्यास दोहराया और जल्द ही एवलिन को पता चला कि वह अलग अलग सुरों को शरीर के विभिन्न हिस्सों में महसूस कर सकती है। मैंने अपने मन और शरीर को ध्वनियों और कंपन के प्रति खोलना सीख लिया था। इसके बाद बाकी सब उसकी मेहनत और दृढ़ संकल्प की कहानी थी। उस समय के बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह एक युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम की यात्रा पर गई और जब वह 16 साल की हुई तब उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निश्चय कर लिया था। उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में प्रवेश के लिए ऑडिशन दिया और अकादमी के इतिहास में सबसे ऊंचे अंकों में से एक प्राप्त किए। धीरे धीरे वह ऑर्केस्ट्रा मंडली के कार्य से अकेले प्रदर्शन की ओर बढ़ने लगी। अपने 3 वर्ष के कोर्स के अंत तक उसने लगभग सभी प्रमुख पुरस्कार जीत लिए थे और इन सब उपलब्धियों के बावजूद एवलिन इसे कोई वीरता या महान कार्य स्वीकार नहीं करती थी। वह कहती है, अगर आप कड़ी मेहनत करें और जानते हो कि आपको कहाँ जाना है तो आप वहां पहुंच जाएंगे। और वह सचमुच शीर्ष तक पहुंची। दुनिया की सबसे अधिक मांगी जाने वाली मल्टी पर्कशनिस्ट बन गई, जिन्हें हजारों वाद्य यंत्रों पर महारत हासिल है और जिनका अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम बहुत व्यस्त रहता है। यह देखना वाकई आश्चर्यजनक है कि एवलिन बिना सुने इतनी आसानी से कैसे कार्य कर लेती है। हमारी 2 घंटे की बातचीत में उसने एक भी शब्द नहीं छोड़ा। वह हंसते हुए कहती है, घनी दाढ़ी वाले लोग मुझे परेशान कर देते हैं। वह बताती है, सिर्फ होंठ नहीं, पूरे चेहरे को देखना पड़ता है, खासकर आंखों को। वह स्कॉटिश लहजे में बिना कोई गलती किए बोलती है। वह कहती है, मेरी बोलने की शैली साफ है क्योंकि मैं 11 साल की उम्र तक सुन सकती थी, लेकिन इससे यह बात समझ में नहीं आती कि उसने फ्रेंच कैसे सीखी और जापानी भाषा की मूल बातें कैसे इतनी अच्छी तरह से सीख ली। जहां तक संगीत का सवाल है, वह बताती है, यह मेरे शरीर के हर हिस्से में समा जाता है। यह मेरी त्वचा,
मेरे गालों की हड्डियों, यहाँ तक कि मेरे बालों में भी झंझनाहट पैदा करता है। जब वह जाइलोफोन बजाती है तो वह महसूस कर सकती है कि ध्वनि डंडी के माध्यम से उनके उंगलियों के सिरों तक पहुंचती है। जब वह ड्रम से सटकर खड़ी होती है तो कंपन उनके शरीर में समा जाते हैं। लकड़ी के मंच पर वह अपने जूते उतार देती है ताकि ध्वनि के कंपन उनके नंगे पैरों के माध्यम से उनके पैरों में ऊपर तक पहुंच सकें। आश्चर्य की बात नहीं है कि एवलिन अपने दर्शकों को आनंदित करती है। 1991 में उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रतिष्ठित सोलोइस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रसिद्ध तालावादक जेम्स ब्लेड्स कहते हैं, भगवान ने भले ही उसकी सुनने की शक्ति छीन ली हो, लेकिन बदले में उन्हें कुछ अद्भुत प्रदान किया है। जो हम सुनते हैं, एवलिन उसे महसूस करती है, हम सभी से कहीं अधिक गहराई से। यही कारण है कि वह संगीत को इतनी खूबसूरती से व्यक्त कर पाती है। एवलिन स्वीकार करती हैं कि वह कुछ हद तक काम की दीवानी है। वह कहती हैं, मुझे बस काम करना होता है। अक्सर शास्त्रीय संगीतकारों से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इसका फल भी बहुत बड़ा होता है। नियमित संगीत कार्यक्रमों के अलावा एवलिन जेलों और अस्पतालों में नीट शुल्क कार्यक्रम भी प्रस्तुत करती है। साथ ही वह युवा संगीतकारों के लिए कक्षाओं को भी बहुत महत्व देती है। बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन की एन रिचलिन कहती है, वह बहरे बच्चों के लिए एक चमकती हुई प्रेरणा है। वे एवलिन को देखकर समझते हैं कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वे नहीं पहुंच सकते। एवलिन ग्लेनी ने अब तक वह सब कुछ हासिल कर लिया है जो ज्यादातर लोग अपनी दोगुनी उम्र में भी प्राप्त नहीं कर पाते। उन्होंने तबले को ऑर्केस्ट्रा के केंद्र में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया है और यह साबित किया है कि यह भी दिल को छू लेने वाला हो सकता है। उन्होंने उन लोगों को प्रेरणा दी है जो किसी न किसी रूप में विकलांग हैं। ऐसे लोग जो उन्हें देखकर यह कहते हैं, अगर वह कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। और सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने करोड़ों लोगों को अत्यधिक खुशी प्रदान की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।